बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग जीएसई लेक्चरर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। रिवीजन सीरीज है सिर्फ। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज दोस्तों बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है दोस्तों। इसकी हम शुरुआत इस बात से करते हैं, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को लेके, कि ये मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल का समय था। उनकी अलोकप्रिय नीतियां, जैसे कि हम जानते हैं कि कितने काम किए, सारे विफल रहे। तो अलोकप्रिय नीतियों के चलते दक्षिण में दौलताबाद में विद्रोह हो गया था। ठीक है। तो यह विद्रोह इस्माइल मख के नेतृत्व में होता है। इस्माइल मख के नेतृत्व में होता है और इस्माइल मख के नेतृत्व में अमीरों ने किया था। तो विद्रोहियों ने तुगलक जो गवर्नर था उस समय, यहाँ दौलताबाद का आइल मुल्क था, आइल मुल्क को हटाकर पराजित कर दिया और हटाकर इस्माइल मख को अपना सुल्तान घोषित कर दिया दौलताबाद। तो मख ने, एक व्यक्ति था हसन गंगू, हसन खां गंगू, और इसको अमीर दो उपाधि देता है। अमीर उल उमरा की उपाधि देता है और इसको जफर खां की उपाधि देता है। अगर जफर खां आ जाए तो भी हसन गंगू होगा, अमीर उल उमरा आ जाए तो भी हसन गंगू ही होगा, ये उपाधि देता है। और इस विद्रोह के दमन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से आता है दौलताबाद, अभियान करता है। और हसन खान जो था, ये गंगू, ये भाग कर चला जाता है गुलबर्गा कर्नाटक में। बाकी जो इस्माइल मक होते हैं और बाकी अमीर होते हैं, उनको मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद में ही कैद कर देता है। परंतु उसी समय गुजरात में विद्रोह हो जाता है। तो गुजरात में विद्रोह की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना पड़ता है। और इसी बीच में पीछे से पता चलता है कि ये हसन गंगू आता है दौलताबाद और इस्माइल मक बाकी लोगों को आजाद करा देता है और शाही सेना यहाँ जो रहती है उसको भी पराजित करता है। तो इस खुशी में इस्माइल मक ने अपनी सारी शक्तियां, पद, शक्तियां जफर खां को दे दी, यानी हसन खान गंगू को दे दी। तो इसी के साथ हसन खान गंगू जो था, हसन खान गंगू कब 1347 ईस्वी में शासन बनता है, वो स्थापना करता है बहमनी साम्राज्य की। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू। और ये जब शासन यानी सत्ता प्राप्त करता है तो ये उपाधि लेता है अलाउद्दीन बहमन शाह की। इसलिए जब बहमनी साम्राज्य की बात आती है तो हम बात करते हैं कि इसके संस्थापक के तौर पे कौन था, अलाउद्दीन बहमन शाह था, जो कि वही था हसन गंगू, जिसको उपाधि क्या क्या मिली थी, तीन। इसमें क्या थी, जफर खां और अमीर उल उमरा की। वही हसन गंगू संस्थापक स्थापना करता है, संस्थापक होता है बहमनी साम्राज्य का। कब, 1347 ईस्वी की बात है। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य होता है और दक्कन में पहला स्वतंत्र राज्य भी बनता है बहमनी साम्राज्य। कारण में दिल्ली सल्तनत के कमजोर नियंत्रण के कारण इसको आजादी मिल जाती है और प्रारंभिक राजधानी जो होती है गुलबर्गा। ठीक है। अब आगे थोड़ा बात करें इसमें, तो इसके जो शासक थे दोस्तों, इनकी बात पर हम आते हैं। प्रमुख शासकों में आपको बहुत ज्यादा इन सब में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। एक तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हैं, ये तो आपको पता ही है, जो कि संस्थापक रहे हैं, इनको हमको पढ़ना है। दूसरी बात आती है मोहम्मद प्रथम की, मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद प्रथम की बात आती है, ये जरूरी है, ये भी काफी अच्छा काम करते हैं। और तीसरी बात आती है किसकी, इन दोनों के बाद दोस्तों 22 वर्ष का शासनकाल जो होता है वो कमजोर उत्तराधिकारियों को होता है। और उसके बाद आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो फिरोज शाह बहमनी जो होते हैं 1397 में आते हैं, 1422 तक रहते हैं। इनको हमको देखना है, ये जरूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां और अभियान जैसे विजयनगर अभियान और गोंडवाना अभियान ये करते हैं। वहीं शमसुद्दीन अहमद की बात होगी। शमसुद्दीन अहमद यानी अहमद प्रथम की बात होती है 1422 से 1436 की ईस्वी में, इनको भी हमको देखना है। अलाउद्दीन महमूद द्वितीय की बात होती है, तो ये बहुत ही योग्य शासक नहीं था, इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, छोड़ दो। महमूद गवाह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री थे और ये इनकी प्रशासनिक नीतियां और ये सारे बहुत सारी जरूरी चीज आ जाते हैं। और ये हुमायूं के टाइम पे आते हैं। हुमायूं दोस्तों वो हुमायूं नहीं, वो मुगल काल वाला, ये अलग से हुमायूं एक शासक था
इन्हीं के बीच में 1458-1461 के बीच में रहता है। 1458 से 1461 के बीच में हुमायूं शासक रहता, ठीक है, शासक रहता है। निजामुद्दीन अहमद तृतीय आते हैं, या और शमसुद्दीन मोहम्मद गाजी आते हैं। इनको भी काफी ज्यादा जरूरी नहीं है। और फिर महमूद गवाह के निम्नलिखित कार्य, जो अभी इसके नीचे देखेंगे, जिसमें महमूद गवाह काफी इंपॉर्टेंट है अगर बहमनी साम्राज्य को देखें तो, इन सब के अलावा, ठीक है। शिहाबुद्दीन महमूद जो फोर्थ होते हैं वो काफी जरूरी होते हैं, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि ये इसलिए जरूरी हो जाते हैं 1482 से 1581 के बीच में, 1482 से 1518 के बीच में ये आते हैं। इसमें एक शासक को आप जोड़ सकते हैं, शिहाबुद्दीन महमूद फोर्थ, और ये होते हैं 1482 टू 1518 तक। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे अफीकी जो द वो अमीर थे, और दक्कनी अमीरों में संघर्ष पराकाष्ठा थी, और बहमन साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है, 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो शिहाबुद्दीन महमूद फोर्थ के ही काल में होता है। चलो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन थे और क्या क्या जरूरी था। इनसे कुछ सवाल अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह से। तो अलाउद्दीन बहमन शाह था 1447 में जो स्थापना करता है, और राज्याभिषेक इसका जो सिराजुद्दीन जुनैदी था उसने किया था। और उसी समय हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। हम लोगों ने इसको देख लिया। कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, हाँ। और राजधानी इसने कहाँ बनाया था? गुलबर्गा में राजधानी बनाता है। गुलबर्गा को अहसानाबाद भी कहते हैं। तो गुलबर्गा राजधानी रहती है। अपने जो साम्राज्य था इसको 4 प्रांतों में बांट देता है, और उस समय प्रांतों को तरफ कहा जाता था। तरफ 4 तरफों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक पर एक तरफदार नियुक्त करता है। तरफ में तरफदार हो जाएगा जो इस पे शासन करेगा, नियुक्त करता था। कितने 4 प्रांत कौन से थे, यानी 4 तरफ कौन से थे? एक तो दौलताबाद था, दूसरा गुलबर्गा था, तीसरा बरार था, और चौथा बीदर था, ठीक। ये 4 प्रांत थे इसके, और शहर के नाम पर इनके प्रांत रख दिए गए, प्रांत बना दिए गए थे। और 1356 की बात है दोस्तों, खलीफा से स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त करता है, और एक उपाधि धारण करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि है सिकंदर द्वितीय की। तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि कौन धारण करता है? अलाउद्दीन बहमन शाह। अपने काल में कंधार, कल्याणी, कंधार वो कंधार पाकिस्तान वाला नहीं, ये कंधार साउथ में भी है। कल्याणी, बीदर, कोट्टीगिरी, गोवा और दभाव बंदरगाह सागर क्षेत्र को जीत लेता है। विजयनगर के साथ इसका संघर्ष होता है काफी। अब इंपॉर्टेंट शासक में मोहम्मद शाह आ जाते हैं दूसरे, और इनका जो विजय अभियान होता है, पहला तो तेलंगाना के साथ करते हैं। तेलंगाना के साथ इनका विजय अभियान होता है, ठीक है। दूसरा अभियान इन्होंने किया विजयनगर के साथ। तो विजयनगर के जब अभियान करते हैं तो बुक्का प्रथम शासन कर रहा था उस टाइम विजयनगर का, और हिंदू शासक था कयाप नायक जो तेलंगाना में शासन कर रहा था, उसको हराते हैं। और वहां पे जो पार्टी वार्टी होती है, उसके बाद उसका जो बिल आता है, और बुक्का प्रथम को थमा देते हैं कि तुम दे देना। तो बुक्का प्रथम मानने से इनकार कर देता है भाई। तब वो विजयनगर पे भी आक्रमण कर देते हैं। खूब खून खराबा होता है बहुत तगड़े से, और लास्ट में इसको मानना पड़ता है बुक्का प्रथम को कि चलो ठीक है हम देंगे, लेकिन बहुत बर्बरता होती है। 1365 के आसपास ये कह सकते हैं तेलंगाना युद्ध होता था, तेलंगाना युद्ध हुआ था। और उसके बाद जब संधि होती है तेलंगाना के साथ होती है, तो 50 वर्षों तक शांति रहती है। लेकिन ये जो बुक्का प्रथम होते हैं इनसे शांति नहीं होती है, युद्ध होता है। और युद्ध के बाद, और इनका युद्ध कब होता है विजयनगर साम्राज्य का? कहाँ पे? ये वहीं होता है तुंगभद्रा पे, तुंगभद्रा नदी के पास में। लेकिन इसमें जब समझौता हो जाता है कि भाई बुक्का प्रथम करता है, कोई बात नहीं, चलो हम मान लेते हैं, पार्टी का पैसा हम दे देंगे। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी हैं कि भारत में प्रथम बार जो बारूद का प्रयोग किया गया था, जैसे तोप और बंदूकों में,
तो यह सबसे पहले इसी युद्ध में किया गया था। और ये कोटलम नामक स्थान पर युद्ध हुआ था दोस्तों। कोटलम नामक स्थान पर विजयनगर के बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि बहमनी शासक था, उसके बीच हुआ था। और ये जो बंदूकों और बारूदों का प्रयोग किया गया था, ये यूरोपीय और ऑटोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे वो आए थे यहाँ पे, वो यहाँ रहते थे, उन्होंने की थी, उनके संगत में हुआ था। अन्य उपलब्धियों की बात करें इनके, महमूद प्रथम के, तो बहमन प्रशासन में व्यवस्थित रूप देने का यह पहला शासक था, व्यवस्थित रूप दिया था इसने। और अपने वजीर सैफुद्दीन गौरी के सहयोग से इसने प्रशासन में कई कार्य किए थे, जैसे कि इन प्रांतों के अधिकारियों को नामकरण किया था, जैसे मनसद ए आल जैसे पदों के नाम थे, मजलिस ए आली यानी बरार, आजम हुमायूं बिदर और मलिक नायब गुलबर्गा। ठीक। अब 1367 में गुलबर्गा में एक मस्जिद का भी निर्माण इसने किया था, गुलबर्गा में मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। और 1361 में इसकी माता मक्का की यात्रा पर गई, इसके बाद मिस्र के खलीफा के साथ ये खिल्लत प्रदान करता है और मोहम्मद प्रथम ने खुतबा और सिक्का भी चलाया था। अब मोहम्मद प्रथम के बाद 22 वर्ष का अंतराल होता है, अंतराल तो नहीं होता है लेकिन बहुत छोटे शासक आते हैं, जैसे कि वो बहुत कमजोर और अयोग्य थे, तो इसीलिए दिक्कत होती है इनमें। तो अलाउद्दीन मुजाहिद होता था, दाऊद खान था, मोहम्मद द्वितीय था, गियासुद्दीन था, शहाबुद्दीन दाऊद, इस टाइप से बहुत सारे शासक थे। यानी कुल मिला के कहेंगे अगर 5 शासक थे मुख्य रूप से, जो चेंज होते रहे 22 वर्ष तक। उसके बाद प्रमुख शासक के तौर पर फिरोज शाह बहमनी आता है। हाँ, इसके जो शासन काल था दोस्तों, इसी के बीच में अफीफी अमीरों के कारण बहमनी संस्कृति पर ईरानी प्रभाव पड़ा था, ये तो हम जानते हैं। अफीकी था ये, अफीकी था कि विदेशी जो थे, विदेश से जो अमीर आए थे, और जो गरीबी थे, दक्कनी या गरीबी अमीर, गरीबी अमीर ये थे कि जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में दक्कन में चले गए थे, तो उनको दक्कनी या स्थानीय अमीर कहा जाता था। इनके मध्य संघर्ष आरंभ हो गया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इनमें आते हैं फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी या ताजुद्दीन फिरोज शाह इनको बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पुनः स्थिर करते हैं राज्य को। और बहमनी जो शासन था, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों, इनके समय की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो ये बुद्धिमान शासक के तौर पे माने जाते हैं। फरिश्ता इनको काफी बुद्धिमान मानता है और सदाचारी मानता है। हालांकि बाद में ये थोड़ा सा चरित्र पतन हो गया था इनका, लेकिन ये सुलेखक था, खुशनवीस। सुलेखक को उस टाइम खुशनवीस बोला जाता था। तो फिरोज शाह जो था खुशनवीस था और इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह बहमनिया ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किया था। और ये यहीं पर एक वेधशाला का भी निर्माण करता है। और अफीफी जो अमीर थे, अफीफी अमीर, ये शिया थे, लेकिन ये अहमद फिरोज शाह बहमनी जो था, या ताजुद्दीन फिरोज शाह था, ये सुन्नी था। फिर भी इनका सम्मान करता था अफीकियों का, जो विदेश से आए थे। अभियान की बात करते हैं दोस्तों, इसको हटा दें थोड़ा सा। और फिरोज शाह के अभियान की बात करें तो अभियान के तौर पर ये विजयनगर का अभियान करता है। ठीक है, विजयनगर के अभियान के तौर पर हरिहर द्वितीय के विरुद्ध प्रथम अभियान करता है और हरिहर का पुत्र मारा जाता है इसमें, और इस कारण हरिहर मैदान से भाग जाता है, पुनः विजयनगर चला जाता है। लेकिन जब देवराय प्रथम आता है, देवराय प्रथम सुनार की बेटी, एक सुनार की बेटी थी, उसका नाम था परथल, और उससे विवाह करना चाहता था देवराय। तो जो, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। जब सफलता नहीं मिली तो उसने मुदगल के आसपास के कई गांव नष्ट कर दिए और फिरोज शाह ने फिर अभियान किया और सुनार की बेटी का युद्ध होता है यहीं पे। और इसमें देवराय पराजित करता है और परथल का विवाह अपने पुत्र हसन से करा देता है। फिर बाद में पोंगल किले को लेकर फिरोज और देवराय प्रथम में लड़ाई होती है 1419-20 में। फिर फिरोज शाह ये पराजित हो जाता है। और इसका गोंडवाना युद्ध भी होता है। गोंडवाना युद्ध के तौर पर ये नरसिंह को पराजित करता है, अपनी पुत्री का विवाह बहमन सल्तनत में कर देता है। फिरोज शाह एक
तैमूर-लंग के पास एक शासक अपना दूत भी भेजता है और तैमूर-लंग इसको पुत्र के तौर पर मानता है 1401 में, और मालवा, गुजरात और दक्कन का राजा स्वीकार कर लेता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो अहमद प्रथम आते हैं। शहाबुद्दीन शमसुद्दीन अहमद या अहमद प्रथम की बात होती है। और अहमद प्रथम के तौर पे अगर बात करेंगे हम, तो ये बीदर शाखा, दोस्तों बीदर शाखा का पहला शासक था। क्यों? क्योंकि इसने राजधानी चेंज कर दी थी। और जो ताजुद्दीन था, ये फिरोज शाह जो था, ये कौन था? ये गुलबर्गा शाखा का, क्योंकि गुलबर्गा अब तक राजधानी यहाँ तक गुलबर्गा ही थी। गुलबर्गा शाखा का अंतिम शासक था। अब बीदर राजधानी हो जाती है। गुलबर्गा के स्थान पर बीदर राजधानी करने का क्या रीजन था अहमद शाह प्रथम का? तो सिंपल था कि वहां पे काफी षड्यंत्र होने लगे थे, और मौसम का हवाला देकर वो राजधानी चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और इसने खुरासान से एक कवि मंगाया था, कवि को बुलाया था, और उसका नाम था आजरी। अहमद शाह प्रथम ने बुलाया था, और आजरी कवि ने बहमन नामा लिखा था। बहमन नामा लिखा था। और बहमन नामा जो कि पद्य इतिहास था बहमनी का। इस काल में अफीफियों का महत्व बढ़ गया था, इनकी नियुक्ति की गई अच्छे अच्छे पदों पर, जिससे सांप्रदायिकता काफी बढ़ गई थी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की बात आती है, अहमद शाह द्वितीय। जब अहमद शाह द्वितीय की बात आती है दोस्तों, तो इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि योग्य शासक नहीं था ये, और बस उड़ीसा के गणपति शासकों और विजयनगर के साथ संघर्ष इसका चलता रहा था। अब हम बात किए थे हुमायूं, इसके बीच में आता है हुमायूं। याद रखिए, ये हुमायूं नहीं है, ये 1458 से 61 वाला हुमायूं है। बहमनी का हुमायूं अत्यंत क्रूर शासक था, जालिम था, अत्याचारी था, दक्षिण का नीरो इसको उपमा दी जाती है। फरिश्ता ने कहा कि ये तो दक्षिण का नीरो है। जब इसके स्थान पर इसके भाई हसन खां को काबिज करने की प्रयास किया गया था एक बार, तो सारे अधिकारियों को हुमायूं ने मरवा दिया और अपने भाई को चीते के आगे फेंक दिया। तो ईरान से आए हुए जो अफीकी थे, उनको उनमें एक था महमूद गवा, सॉरी, महमूद गवा, जो की बात हम लोग अभी ये कर रहे थे, महमूद गवा। और इसका पूरा नाम दोस्तों था ख्वाजा निजामुद्दीन मोहम्मद गिलानी। ख्वाजा निजामुद्दीन मोहम्मद गिलानी यानी मोहम्मद महमूद गवा, जो कि बहमनी का मलिक नायब बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। अफीकी और जो दक्कनी गुटों के मध्य और द्वेष बढ़ गया। इसकी मृत्यु पर जनता ने जश्न मनाया था, किसकी? हुमायूं की मृत्यु पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निजामुद्दीन अहमद तृतीय आते हैं, मोहम्मद शाह तृतीय जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको करने की। मोहम्मद गवां की बात हम लोग सीधे करते हैं। और मोहम्मद गवां जो दोस्तों, इसने जो काम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरफ थे, यानी 4 प्रांत थे। मोहम्मद गवां ने इनको 8 तरफ कर दिया था, यानी 8 प्रांत कर दिया था, 8 तरफ में विभाजित कर दिया था। ठीक है, और इससे शासन प्रभावी हुआ था। गुलबर्गा, गाबिल व माहुल प्रांत, ठीक है, सिर्फ 8 प्रांत जानो, इसमें अलग अलग नहीं। गुलबर्गा, बीजापुर, गुलबर्गा, दौलताबाद, जुन्नार, दौलताबाद, तेलंगाना, वारंगल, ये छोड़ दो, सिर्फ 8 तरफ है। और इसने तगा नामक इकाई से संपूर्ण भूमि का मापन करवाया। तो कौन सी इकाई थी? तगा नामक इकाई से संपूर्ण भूमि का मापन करवाया। तत्पश्चात संपूर्ण भूमि पर करों की दर निर्धारित कर दी। ये करने वाला महमूद गवां ही था। भू राजस्व में सुधारों के कारण इसे टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। महमूद गवां को क्या बोला जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी बोला जाता है। और बीदर में इसने 3 मंजिला आवासीय विद्यालय बनवाया था बीदर में, और जिसने हमारे हजारों शिक्षक और शिक्षार्थी रह सकते थे। महमूद गवां ने मुस्लिम राष्ट्रों जैसे तुर्की और मिस्र, ईरान को पत्र लिखे थे, और इन पत्रों का जो संकलन था वो था रियाजुल इंशा। रियाजुल इंशा नाम से पत्रों का संकलन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहलाता है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट क्या कहलाता है? रियाजुल इंसा। और रियाजुल इंसा पूछा जाए क्या है, तो महमूद गवां के मुस्लिम राष्ट्रों को लिखे गए पत्रों का एक संकलन है। और इसकी बुक है दीवान उल असरा व मनाजुल इंसा नामक रचना भी है।
क्या क्या है? दीवान उल असरा, और दूसरी क्या है? मनाजुल इंशा। ये दो बुक हैं जिसको महमूद गवा ने लिखे था। यानी रचयिता कौन था इसका? महमूद गवा था। गवा ने तेलंगाना, मालवा और विजयनगर विजयनगर उड़ीसा, एक मिनट, के साथ सतत संघर्ष करता रहा और बहमनी की सभी राजनीतिक जो समस्याएं थी समाप्त कर, इस कारण इसे जो बहमनी साम्राज्य की पराकाष्ठा का काल कहा जाता है। महमूद गवा का काल जो था, क्या था? ये बहमन राज्य की पराकाष्ठा का काल था। महमूद गवा का उत्कर्ष दक्कनी अमीरों को ठीक नहीं लग रहा था। दक्कनी अमीर जो थे, तब उन्होंने गवा के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और उस टाइम जो बहमन सुल्तान था, बहमन सुल्तान महमूद गवा को फांसी पर चढ़ा देता है। और तब सुल्तान को जब षड्यंत्र का पता चलता है तो सुल्तान को बहुत दुख होता है। काफी दुखी था वो सुल्तान, और षड्यंत्रकारी को भी सजाएं दी बाद में। लेकिन क्या हो सकता है कि महमूद गवा एक अच्छा योग्य व्यक्ति चला गया, और मार्च 1482 में शमसुद्दीन मृत्यु हो जाती है इसकी। और शिहाबुद्दीन महमूद जो फोर्थ था वो आता है, और उसके समय में शिहाबुद्दीन, हम लोग बात किए थे किसमें? शिहाबुद्दीन महमूद, ये शासक था फोर्थ। और इसके समय में ही जो साम्राज्य था वो 5 भागों में विभाजित हो जाता है। 5 भागों में कहाँ विभाजित हो जाता है? किसमें किसमें? हाँ, इसमें दिया है, ये दिया हुआ है। 5 सल्तनतें बन जाती हैं दोस्तों। कौन सी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बरार। तो जो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बिदर है, तो जो बीजापुर था, इसकी राजधानी क्या थी? बीजापुर। इसके संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्तों यूसुफ आदिल शाह। और यहाँ पे कौन सा वंश आता है ये अलग से पूछता है। आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश, ये मिलाने के लिए दे देता है कि आदिल शाही वंश किससे? बीजापुर से। वहीं अहमदनगर की बात आती है तो राजधानी कौन सी है? अहमदनगर। इसके संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। मलिक अहमद, या इनको निजाम शाह भी बोलते हैं, इसलिए इसको जो वंश था निजाम शाही था। निजाम शाही वंश, ये जरूर देख लीजिएगा। अहमदनगर, निजाम शाही, बीजापुर, आदिल शाही। गोलकुंडा की बात करते हैं। गोलकुंडा, इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। संस्थापक कौन था? कुतुबुल मुल्क, या कुतुब शाह कह सकते हैं। कुतुब शाह, और कुतुब शाही वंश था। कौन सा था? कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश। अब वहीं बिदर की बात होती है तो बिदर, राजधानी बिदर थी। संस्थापक कासिम बरीद, या अमीर अली बरीद कह सकते हैं। अमीर अली बरीद। और यहाँ पे कौन सा वंश होता है? बरीद शाही वंश होता है। ओके। फिर बरार एक बच जाता है। बरार की राजधानी एलिचपुर होती है, और ये इसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। और यहाँ पे इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश की स्थापना होती है। इस तरीके से ये याद रखना है कि अहमदनगर निजाम शाही, दक्कनी बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बिदर बरीद शाही, बरार इमाद शाही। कोई ना कोई ट्रिक लगा के याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम लोग देख लिए। पहला ये, और ये, सॉरी ये। अब जो बचता है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो अफीकी हम लोग बात कर रहे थे, अफीकियों की, ये जो अफीकी अमीर थे दोस्तों, ये तो विदेश से आए थे, जिसमें ईरान से, तुर्क से, अरब से आए हुए लोग थे, और उच्च पदों पर कब्जा था, शासक के निकट रहते थे। वहीं दक्कनी जो लोग थे वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए हुए जो अमीर थे, जिनको स्थानीय दक्कनी भी बोला जाता था। दक्कन के मुसलमान स्थानीय लोगों का समर्थन था, पदों की अपेक्षा महसूस की रही कर रहे थे, क्योंकि उनको पद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिला था जितना आफिकियों को मिला था। तो यहीं से बहमनी पतन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो यहीं से मुख्य कारण होता है इसके पतन का।
आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है, अगले में कालक्रम, सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें धर्म और प्रशासन की बात कर लेते हैं। हालांकि ज्यादातर हम लोग बात कर लिए हैं। ये जो प्रशासन था दोस्तों इसका, बहमनी का, वो ज्यादातर था उनकी सल्तनत की तरह था, सल्तनत की तरह था। तो प्रशासन में सुल्तान केंद्र में होता था, तरफ होता था प्रांतों में, 4 प्रांत थे जो कि महमूद गवा ने 8 कर दिया था। 4 कौन थे शुरुआती? गुलबर्गा, बिदर, दौलताबाद और बरार थे। प्रमुख अधिकारी वजीर, आरिज, दीवान, काजी और सदर थे। भू राजस्व मापन के लिए भू वर्गीकरण था, भूमि वर्गीकरण था। सेना, घुड़सवार, पैदल, हाथी, तोपखाना था। महमूद गवा के सुधार ये जरूरी थे, हम लोग पढ़े कि तरह व्यवस्था लागू लागू की थी, जो कि 8 बना दिया था। भूमि मापन में तमा तवा, जो उसके नाते इकाई को लेके तगा, तो उसको लेके उसने पूरा भूमि मापन करवाया था। नगद वेतन प्रणाली, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया था। और धर्म और संस्कृति की बात करें दोस्तों, तो धर्म और संस्कृति में क्या आता है, इसमें था कि भाई राज्य जो है इस्लाम सुन्नी मानते थे, लेकिन जो अफीकी थे वो शिया थे, फिर भी उनका सम्मान मिलता था। और भाषा फारसी थी और दक्कनी उर्दू का भी विकास यहीं हुआ है। और साहित्य में फारसी साहित्य का संरक्षण मिला। संगीत में फारसी और संगीत का संगम था। चित्रकला, सुलेख, वास्तुकला का विकास हुआ। संस्कृत में ईरानी और भारतीय कला का सुंदर मिश्रण मिलता है। वहीं स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो स्थापत्य कला में क्या आता है, एक मिनट। स्थापत्य कला में दोस्तों इधर हम लोग बात करेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से हफ्त गुम्बद गोलकुंडा में गुलबर्ग का किला बनता है। बीदर किला, रंग महल और 16 खंभा मस्जिद बीदर की है, बीदर। और जामी मस्जिद बीदर और महमूद गवा का मदरसा, ये सारी चीजें इनके शासनकाल में बनती। मुख्य रूप से हम लोग बात कर लिए। पतन की बात लास्ट में कर ले। आफिकी जो थे और दक्कनी गुटों में संघर्ष था। आफिकी विदेशी, दक्कनी स्थानीय थे। सरदारों की स्वायत्तता चाह थी कि स्वायत्त हो जाएं। उत्तराधिकारी संघर्ष भी था। प्रशासन कमजोरियां आ गई थी। विजयनगर साम्राज्य लगातार युद्ध के कारण आर्थिक संकट भी थे और प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता की प्रवृत्ति थी। ठीक। और बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों वो कौन थे, अब आप बताइए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल, फटाफट बताइए। बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? गुलबर्गा। हाँ, और बाद में कौन हुई? बिदर। महमूद गवा के प्रशासनिक सुधार क्या थे अभी देखा। अफीकी और दक्कनी कौन थे? अमीर थे। और बहमनी साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, अभी हम लोग बात कर ली। और बहमनी साम्राज्य की कौन कौन सी 5 सल्तनतें थी, ये भी हमने बात कर ली है। विजयनगर साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य का संबंध लिखिए। ठीक है, ये हम लोग शुरुआत में बात कर लिए थे कि युद्ध होता था और बाद में कैसे संबंध स्थापित हुए। बहमनी काल की स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए, ये बताइए। हालांकि ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें और सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, और ये मेंस में लिखने के काम आता है, तो हम लोग जब मेंस आएगा तो उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। हसन गंगू, गुलबर्गा, बिदर, महमूद गवा, तरफ व्यवस्था, अफीकी और दक्कनी संघर्ष, पतन, 5 दक्कनी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। चलो, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक